तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। बेटा पीएमसी के जो टेस्ट आ रहे हैं आप तमाम लोग को आइडिया होगा। पीएमसी का टेस्ट नंबर 1 जो पेड टेस्ट आ रहे हैं उस टेस्ट नंबर 1 को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस टेस्ट नंबर 1 के अंदर तकरीबन एमसीक्यू जो शामिल हैं वो आपकी सिंध बोर्ड की बुक से और फेडरल बोर्ड की बुक से रिलेटेड एमसीक्यू शामिल हैं। तो एमसीक्यूज को डिस्कस करते रहेंगे, एमसीक्यूज को मैं पढ़ता रहूंगा। आप लोग अगर जवाब भी देना चाहो तो जवाब भी मुझे दे सकते हो साथ साथ मैसेज पे। मैं एमसीक्यू पढ़ता रहूंगा, सॉल्व करता रहूंगा, उससे रिलेटेड जो बातें होंगी वो बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा कि अगर इस तरह का एमसीक्यू आ रहा है तो इससे रिलेटेड मजीद कौन सा एमसीक्यू आ सकता है। तो लेक्चर हो सकता है लेंदी हो जाए, लेकिन इश्यू की बात नहीं, लेकिन आपको सीखने का मौका जरूर मिलेगा और आपकी खुद की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कहा ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टेम्परेचर रिमेन्स डैश। बेटा ये तो बड़ा आसान सा एमसीक्यू दिया, फर्स्ट एमसीक्यू तो आप तमाम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी 1 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर सी आपके पास। याद होगा मैंने आप लोगों को लिमिटेशंस पढ़ाई है ओम्स लॉ की। अगर मैं लिमिटेशंस आप लोगों को रिकॉल कराऊं तो लिमिटेशन नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये आपने पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा था फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए, यानी लेंथ, एरिया, फिजिकल कंडीशन बेटा सेम रहनी चाहिए, फिजिकल कंडीशंस शुड बी सेम। और थर्ड नंबर पे आप लोगों ने इसकी लिमिटेशन है पढ़ा था कि ओम्स लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो होता है मेटालिक कंडक्टर पे। तो मैंने लिख के दिखाया कि आपका जो ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा वो एप्लीकेबल होगा किस पे, मेटालिक कंडक्टर पे। तो तीन लिमिटेशन, इन तीन लिमिटेशंस को देख के आपको पता चला कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि इफ अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, आपका एक चार्ज है जो 2 कूलम का है, यानी चार्ज की वैल्यू मतलब क्यू दे रहा है, मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी है मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड। एंगल आपको बता रहा है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है 3 टेस्ला, यानी बी की वैल्यू दे रहा है। तो आपसे कहा गया बेटा कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट, इसमें जो फोर्स लगेगी वो फोर्स निकाल के दिखाइए। तो बेटा आप तमाम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर मैं फोर्स का आपको फॉर्मूला बताऊं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तमाम चीजों की वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो चार्ज की जगह पे आ जाएगा 2, वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा 5, मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास दे रहा है 3 और ये हो जाएगा साइन 30। तो आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 5 को 3 से करोगे 5 3 15, 15 को 2 से करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 30 आ जाएगा। जबकि ये नजर आ रहा है साइन 30, तो साइन 30 तो बेटा आप लोगों को निकालना आता ही है। मैं साइन बार बार आपको निकालना सिखा कर आया, 0 1 2 3 4, डिवाइड में जबकि आप लिखते हो क्या हो, 2 हो। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो, लेकिन अब याद हो जाना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये कहलाएगा मेरे पास 60 डिग्री, और लास्ट वाला होगा मेरे पास किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। अब आप देखो 30 के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है वो है मेरे पास कौन, √1। तो ये बन जाएगा मेरे पास √1 का मतलब 1/2। बेटा कैंसिल करवाओगे, कैंसिल करोगे, 2 1 द 2, 2 15 द 30, तो यकीनन जो फोर्स का आंसर आप सोच रहे थे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 न्यूटन। एमसीक्यू नंबर 2 देखने के बाद आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। सवाल में आपसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर की डायग्राम किस तरह की होती है ये बात भी मैं आपसे शेयर करूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर है क्या। तो मैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं आपके सामने, जरा बातों को समझेंगे देखेंगे। ओके बेटा, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये हाफ वेव रेक्टिफायर की डायग्राम हमारी बुक के अंदर, फेडरल की बुक के अंदर, तमाम बुक में स्टैंडर्ड मौजूद है। अब इस डायग्राम में कौन कौन सी चीजें आप यूज करते हो, किसने पूछा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कौन कौन सा कंपोनेंट है। पहले तो मैं बताऊं आपको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता क्या है, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है क्या। तो बेटा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहलाता है आपकी ऐसी डिवाइस जो एक एसी करंट को, ये जो एसी करंट नजर आ रहा है, इस एसी करंट को अगर वो कन्वर्ट कर दे आपके सामने डीसी करंट में, यानी डायरेक्ट करंट में, इस तरीके से कन्वर्ट कर दे, तो ये जो डिवाइस होती है इस डिवाइस को आप बोलते हो, इस प्रोसेस को आप बोलते हो रेक्टिफिकेशन, और जो डिवाइस नजर आ रही है उस डिवाइस में ये रेक्टिफायर कहलाएगा। अब आप देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा, जो आप इसमें से करंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो जहां से करंट प्रोवाइड करते हो ये कहलाता है मेरे पास एसी सप्लाई, क्योंकि एसी करंट को वो कन्वर्ट कर रहा है। यानी एक बात तो समझ में आ गई सर, इसके अंदर पावर सप्लाई यानी एसी सप्लाई मौजूद होगी, एक बात तो कंफर्म है। अगली चीज अगर आप इसमें देखोगे बेटा, इसमें ये जो चीज नजर आ रही है ये कहलाता है डायोड, यानी डायोड भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन डायोड ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। बेटा जो लोड आप कनेक्ट करते हो ये जो नजर आ रहा है ये आर,
ये आर कहलाता है मेरे पास लोड रेजिस्टेंस, यानी मुझे जो वैल्यू मिली है ये वैल्यू मिली है किसकी, लोड रेजिस्टेंस की। ये रही लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस भी होती है। और ये जो सेंटर में बेटा चीज नजर आ रही डायग्राम में, ये सिंबल असल में जो डायग्राम में सिंबल आप देख रहे हो, ये सिंबल है ट्रांसफार्मर का। हो सकता है कि मैंने ये बात आपसे शेयर ना करी हो, लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसीलिए बात शेयर करो कि कुछ ना कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये जो सिंबल नजर आ रहा है, ये सिंबल है मेरे पास ट्रांसफार्मर का, यानी एसी रेक्टिफायर के अंदर, यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें मौजूद होंगी। तो करेक्ट जवाब बेटा जो एमसीक्यू का होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की आपसे बात कर रहा है। अच्छा, क्योंकि अब ये याद करने वाला थोड़ा सा एमसीक्यू है, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कौन कौन से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट हैं। ऑप्शन नंबर ए पढ़ो जरा, सही लिखा हुआ है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल का साइज बहुत कम होता है, जबकि इनके दरम्यान का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा, द गैस मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन, यानी आपके मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी ये पॉइंट गलत नहीं है, आपको वो पॉइंट निकालना है कि जो गलत है, यानी नॉट एन assumption। एमसीक्यू नंबर ऑप्शन सी में क्या बोला है, मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन। बेटा ये जो मॉलिक्यूल फोर्स लगाते हैं, मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं, ये फोर्स लगाते हैं कंटेनर के ऊपर, यानी कंटेनर पे आके स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करके यहाँ से चले जाते हैं। याद है ना, हमने प्रेशर की डेफिनेशन भी पढ़ी, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, ये मैंने प्रेशर की आपको डेफिनेशन भी पढ़ाई है कि जितने ज्यादा इफेक्टिव कॉलिजन हो रहे हैं वॉल के साथ, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है तो आपको पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन प्रेशर को शो करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी सही है बेटा, जो पॉइंट मुझे गलत नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब ऑप्शन नंबर बी पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स आफ्टर नेग्लिजिबल मोमेंटम चेंज ड्यूरिंग वॉल कोलिजन। बेटा मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता, मोमेंटम भी सेम रहता है, यानी जो गलत ऑप्शन है वो मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 5 में उसने कहा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद कितना एंगल बनेगा, करेक्ट आंसर मालूम करना है बेटा। ये देखो आपकी बॉडी अगर मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, ये रहा मेरे पास सर्कुलर पाथ, सही नहीं बना दोबारा बनाए, ये रहा मेरे पास सर्कुलर पाथ। अब ये जो बॉडी ये सर्कुलर पाथ में मूव करी, आपने पढ़ा ना, एक रेवोल्यूशन अगर कंप्लीट होती है, ये बात आप तमाम लोग पढ़कर आए हो बेटा, कि एक रेवोल्यूशन अगर कंप्लीट होती है तो जो एंगल होता है वो होता है मेरे पास 360 डिग्री, और ये 360 डिग्री बराबर होता है किसके, 2 पाई के बराबर होता है। अच्छा 2 पाई में अगर कंप्लीट बात लिखोगे ना, इसका यूनिट भी शामिल होता है 2 पाई, और साथ में आप लिखोगे आगे रेडियन, यानी 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे कहा कूलम फोर्स इज अ डैश फोर्स, मतलब कूलम फोर्स इसमें से कौन सी फोर्स है, तो कूलम फोर्स बेटा इसमें से लॉन्ग रेंज फोर्स कहलाएगी। अब आप बोलेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सी लॉन्ग रेंज फोर्स है कौन सी लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। बेटा वो फोर्स के फॉर्मूले जैसे आपने पढ़े ना, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा है एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। जिन फॉर्मुलों में आर पे स्क्वायर आ रहा है, ये फॉर्मूला आपके पास लॉन्ग रेंज फॉर्मूले कहलाते हैं। जो फॉर्मूले आप देख रहे हो, जो फॉर्मूले आप देख रहे हो बेटा, इन फॉर्मुलों में जैसे आर स्क्वायर नजर आ रहा है ना, कि अगर आप डिस्टेंस को मामूली सा बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो डिस्टेंस मतलब आप बढ़ाओगे तो फोर्स में ज्यादा चेंज आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस तरह की फोर्सेस आपके पास कह रहेंगी लॉन्ग रेंज फोर्सेस। तो करेक्ट आंसर आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो अब इससे रिलेटेड बेटा कूलम्स लॉ से भी पूछा जा सकता है और ग्रेविटेशनल फोर्स से भी हो सकता है कि हम सैंपल टेस्ट में, पेड टेस्ट में जो हम सॉल्व कर रहे हो वो कर रहे हो कूलम्स लॉ से, और आपसे पूछे ग्रेविटेशनल लॉ का। तो मेरे ख्याल में आप इसका फिर जवाब दे सकते हो। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ आते हैं। लेट्स सी एमसीक्यू नंबर 7 क्या है मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 7 में कहा मोशनल ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल इज डिपेंडेंट ऑन, तो आप लोग को शायद मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला याद हो, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला ई इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। आपका जो ईएमएफ है ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, आपका जो ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, और यही ईएमएफ जो नजर आ रहा है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ पे, और जो चौथी चीज नजर आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है एंगल पे। एंगल का मतलब है ओरिएंटेशन, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ का मतलब तो एल ही कहलाएगा। इसका मतलब आपका जो मोशनल ईएमएफ है सारी बातों पे डिपेंड कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे कह रहा है
वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन, वर्क फंक्शन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, वर्क फंक्शन जो है वो वर्क फंक्शन था क्या, वर्क फंक्शन था, मैं अगर आपको बताऊं, आपकी ये मेटल सरफेस, इसके ऊपर अगर आप लाइट को स्ट्राइक करो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी कहलाती है वर्क फंक्शन। मैं लिख के भी दिखा दूं ताकि आपका चैप्टर 17 सेकेंड फिजिक्स का रिवाइज भी होता रहे। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी आपके पास कहलाएगी कौन, वर्क फंक्शन कहलाएगा। तो वर्क फंक्शन बेटा आपका डिपेंड कर रहा है मेटल और नेचर ऑफ सरफेस पे। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये डिपेंड करेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड थोड़ी करता है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है एच म्यू नॉट। आप बोलेंगे सर ये देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वर्क फंक्शन बढ़ेगा, ये बात गलत है। ये बात गलत है, क्यों गलत है, इस बात को भी जहन में बिठाते हैं कि ये गलत क्यों है। बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कोई, ये तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए। अब आप देखो मेटल जो होते हैं इनकी अपनी अलग अलग एनर्जी होती है, हर मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। किसी के एटम्स टाइटली बाउंड होते हैं, किसी के एटम लूजली बाउंड होते हैं। इसका मतलब भाई ये मेटल पे डिपेंड कर रहा है ना, कि मेटल किस तरह का है, आप कौन सा मेटल पे स्ट्राइक कर रहे हो, सोडियम मेटल मतलब सोडियम है या कौन सा मेटल है जो भी आप यूज कर रहे हो। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी के टाइटली बाउंड, किसी के लूजली बाउंड, तो इसका मतलब ये जो वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा मेटल या फिर नेचर ऑफ सरफेस पे। जबकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जो फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी को आप बोलोगे कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा आइंदा से गलती नहीं करना कि वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल और नेचर ऑफ सरफेस पे। तो अब आइंदा से आपको याद रखना है। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद एमसीक्यू नंबर 9 नजर आ रहा मुझे। एमसीक्यू नंबर 9 में क्या कहा, फॉर्मूला फॉर द पावर इज डैश। तो बेटा कुछ एमसीक्यू तो इंतहाई आसान आ रहे हैं। फॉर्मूला ऑफ पावर तो इतना आसान एमसीक्यू, पावर के तीन फॉर्मूले पढ़े, पी इज इक्वल टू आई वी, फिर फॉर्मूला पढ़ा आपने पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और फिर फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। जो फॉर्मूला यहाँ पे मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी पी इज इक्वल टू आई वी। एमसीक्यू नंबर 10 भी काफी आसान है। ये थ्री टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर इमिटेड व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियाई अंडरगो रेडियोएक्टिव डीके। बेटा जब डीके होते हैं तो तीन तरह की रेडिएशन मिलती है, अल्फा मिलता है, बीटा मिलता है, गामा मिलता है। वो पूछ रहा है क्या नहीं मिलता, इतनी बच्चों वाली बात कर रहा है कि भाई क्या नहीं मिलता। तो आप बोलोगे सर इतना कॉमन सेंस तो हमारे पास है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा वायरस नया है, लेकिन डेल्टा कुछ भी नहीं होता है कि अल्फा मिलेगा, बीटा मिलेगा, गामा मिलेगा, और जो नहीं मिलेगा वो डेल्टा है। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद, एमसीक्यू नंबर सॉरी 10 के बाद 11 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 में क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 11 में कहा रेडिएशन आर क्लासिफाइड बाय इट्स नेचर। बेटा क्लास रेडिएशन की नेचर है, रेडिएशंस की नेचर क्लासिफिकेशन अगर मैं आपको बताऊं, रेडिएशंस दो तरह की हो सकती हैं और दोनों तरीकों से शेयर करते हैं। या तो वो आयनाइजिंग होंगी, आयनाइजिंग मतलब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हैं, या फिर वो नॉन आयनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग होंगी। आयनाइजिंग में जैसे आपने पढ़ा है अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज आयनाइजिंग है, ये इसकी एग्जाम्पल कहलाएगी, अल्फा बीटा गामा रेज की एग्जाम्पल हो गई आयनाइजिंग रेडिएशन में। और अगर मैं आपसे बात करूं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का मतलब क्या है, जैसे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में हो जाएगा आपके पास अल्ट्रा वायलेट लाइट है, यूवी लाइट, अगर आपके पास है इंफ्रारेड तो इंफ्रारेड भी इसी में आ जाएगा नॉन आयनाइजिंग में। ऐसी आपके पास आ जाएंगी माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो ये जो आपके पास नजर आ रही है ये सारी की सारी नॉन आयनाइजिंग कहलाएंगी, जबकि एक्स रेज भी बेटा आयनाइजिंग में आती हैं। तो मैंने कुछ शोज आपको शो करके दिखा दी ताकि आपको आइडिया हो जाए कौन सी आयनाइजिंग है और कौन सी नॉन आयनाइजिंग है। तो ये बात भी नई सीखने को मिली। तो आप बोलेंगे सर करेक्ट जवाब एमसीक्यू नंबर 11 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे कह रहा है इन विच रेक्टिफायर, कौन से रेक्टिफायर के अंदर रिपल फैक्टर इज लेस। अब ये रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर के बारे में आपसे मुझे थोड़ी बात करनी पड़ेगी, लेकिन ये मैं आपसे रिपल फैक्टर की बात करूंगा टेस्ट 2 के अंदर, क्योंकि टेस्ट 2 में इसकी एमसीक्यू में इसकी वैल्यू पूछी गई है, जिस वैल्यू का आंसर है आई थिंक 1.21 उसका आंसर दिया हुआ है। तो मैं टेस्ट नंबर 2 जो मैं नेक्स्ट टाइम सॉल्व करूंगा उसके अंदर बताऊंगा रिपल फैक्टर क्या है, लेकिन इस एमसीक्यू में मैं पहले आपको आंसर बता रहा हूँ कि किस रेक्टिफायर में वैल्यू कम होती है, मतलब किस रेक्टिफायर में वैल्यू कम होती है। तो इस चीज की आपसे बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर में इस चीज की वैल्यू कम होती है। जो करेक्ट जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए है। ये भी चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन है। ये रिपल फैक्टर क्या है मैंने आपसे कहा है कि इंशाल्लाह मैं टेस्ट नंबर 2 में आपसे लाजमी इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि वहां पे उसकी वैल्यू वगैरह भी आ रही होगी।
बहरहाल मैं अब यहाँ से आगे बढ़ूंगा। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद अगले एमसीक्यू की तरफ आते हैं, एमसीक्यू नंबर 13। एमसीक्यू नंबर 13 में कहा फोर्स ऑन अ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे फोर्स बताइए जिसका चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज का मतलब क्यू की वैल्यू दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी ही रहने दी, और एंगल आपको दे रहा है थीटा यानी 45 डिग्री, व्हाइल मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड का मतलब वेलोसिटी गिवन कर रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपके पास F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बेटा वैल्यू रखोगे, क्यू की जगह पे आ जाएगा 2E, वी की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 2, जबकि ये हो जाएगा मेरे पास साइन 45। बेटा थोड़ी देर के लिए मैं 2E को एज इट इज रहने दूंगा, ये 2 आ जाएगा। अच्छा बी मैं मिस कर गया, बी नहीं लिखा मैंने, एक मिनट, बी, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन 45, ये साथ में बी आ गया। साइन 45 की वैल्यू होती है √2/2, ये वैल्यू है। तो मेरा नहीं ख्याल आप साइन 45 आप नहीं निकाल सकते, अब मैं ऊपर भी निकालना सिखा कर आया हूँ, तो साइन 45 वहां से निकाल लीजिएगा। जैसी साइन 45 निकालोगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो तो बताइए मुझे। तो आप यकीनन जवाब देंगे सर जो बचेगा वो है मेरे पास 2 √2, ये बचेगा, और साथ में मेरे पास आ जाएगा ई और बी, ये बच जाएगा। यानी फोर्स का ये फॉर्मूला जो आपने इसमें वैल्यूज पुट करी और ये आपके पास आंसर आ रहा है। तो बेटा इस तरह का सवाल आ सकता है कि कुछ वैल्यूज दे दे और कुछ आपके पास वेरिएबल्स दे दे और उनको सॉल्व करके आप आंसर निकालो। तो करेक्ट जवाब मुझे मिल गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए मिल गया। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद आता हूं मैं एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है। अच्छा ये एमसीक्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा है भी मुश्किल एमसीक्यू, कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अब एमसीक्यू में कहना क्या चाह रहा है, एमसीक्यू को जरा समझते हैं। इन अ लैंप लोड व्हेन मोर देन वन लैंप आर स्विच्ड ऑन, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड डैश। बेटा लैंप लोड आमतौर पे जब भी लोड की बात करता है तो इसका मतलब वो आपसे बात कर रहा होता है पैरेलल कनेक्शन की, क्योंकि आपके घरों में भी जो कनेक्शन हुआ हुआ है वो आपके घरों में कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन हुआ हुआ होता है। मतलब आप आपके घरों की वायरिंग की बात करें, हाउस होल्ड वायरिंग की बात करें या कुछ भी इस तरह की बात करें तो आप समझ जाना पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहा है। अच्छा अब एक बात पे और गौर करूं, वो बात क्या है वो बात मैं आपसे शेयर करूं। उसने कहा आपसे कि पैरेलल मतलब लैंप लोड जो है उसमें से एक को आपने ऑन कर दिया। देखो लेट सपोज आपके पास रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल में आप लोग पढ़ कर आए हो। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फॉर्मूला आपसे शेयर करूं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेट सपोज आपने एक लैंप को ऑन कर दिया, ये किसने कहा ना कि वन लैंप आर स्विच्ड ऑन, आपने एक लैंप का इजाफा कर दिया। एक लैंप का इजाफा करने का मतलब मैंने इसमें से R3 की वैल्यू को बढ़ा दिया, यानी 1/R3 कर दिया, एक लैंप का मैंने इजाफा कर दिया। बेटा जब आप पैरेलल में रेजिस्टेंस का इजाफा करते हो, पैरेलल में आंसर क्या होता है कि रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया है कि अगर आपसे बात करें सीरीज कनेक्शन की मतलब आंसर बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा आता है, और अगर आपसे बात करें पैरेलल की तो आंसर छोटे वाले से भी छोटा आता है। इसको मैं चैप्टर नंबर 13 में आपको पढ़ा कर आया हूँ कि अगर सीरीज कनेक्शन की बात करेगा इसका अगर बोले मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए मतलब सीरीज कनेक्शन की बात कर रहा है, और अगर आपसे बोले मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, पैरेलल की बात कर रहा है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा कर आया हूँ कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, सीरीज में मैक्सिमम होता है पैरेलल में मिनिमम होता है। अब आप एक बात पे गौर करो, उसने खुद बता दिया कनेक्शन है मेरे पास पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन है तो जाहिर सी बात है अगर आप एक रेजिस्टेंस को ऑन करोगे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर सवाल में मेंशन कर देता कि मैंने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है तो फिर सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब आप सवाल का देख के बेटा आइडिया करना कि किस तरीके से। एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 15 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 15 ये बड़ा लॉजिकल एमसीक्यू आपको समझ में आना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 15 ये आपसे बोल रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग एन ऑर्बिटल मोशन अराउंड एन ऑब्जेक्ट। बेटा ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन में क्या फर्क है जरा मैं आपको बताऊं। लेट सपोज आपने एग्जांपल देखी ना, ये आपका सन है, इसके अराउंड आपकी अर्थ ये रोटेट कर रही है, ये अर्थ नजर आ रही है, ये अर्थ आपकी रोटेट कर रही है। बेटा ये जो मोशन कहलाएगी ये मोशन कहलाएगी मेरे पास ऑर्बिटल मोशन, जैसे ऑर्बिट में मूव करता है तो इस मोशन को आप बोलोगे ऑर्बिटल मोशन। अच्छा जी, ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन वो आमतौर पे जब ये मूव कर रहा है जैसे ये मूव करता हुआ नजर आ रहा है तो ऑर्बिटल मोशन का मतलब होता है वो आपसे बात कर रहा है रेवोल्यूशन की। अगर रेवोल्यूशन की बात करें यानी कितने रेवोल्यूशन कर रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना सर्कुलर बॉडी है मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, रेवोल्यूशन कर रही है, एक बॉडी है मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, कितनी रेवोल्यूशन कर रही है। मैं यही बोलता हूँ ना आपसे, भाई एक चक्कर मुकम्मल करेगी एक रेवोल्यूशन होगा तो एंगल बनेगा 2 पाई। तो रेवोल्यूशन का मतलब है अगर ऑर्बिटल मोशन करेगा तो इसका मतलब है रेवोल्यूशन। लेकिन अगर लेट सपोज मेरे पास एक वो है लट्टू है, लट्टू जिसको आप बोलते हो या फिर
बेब्लेड वगैरह को भी बोलते हो, ये आपने चलाया, ये अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहा है इस तरीके से, ये स्पिन कर रहा होता है। अब ये अगर स्पिन कर रहा है तो ये जो मोशन है बेटा, ये मोशन मेरे पास कहलाएगी स्पिन मोशन। ओके, तो मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं आपसे एग्जांपल दे रहा था कि बेटा आपकी जो अर्थ है ये सन के अराउंड रोटेट कर रही है, इस तरह की मोशन को आप बोलोगे ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन में अगर मूव करेगा इसका मतलब रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, कोई बॉडी आपकी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, इस तरीके से मूव करते हुए जा रही है, तो ये रेवोल्यूशन कहलाता है, कितनी रेवोल्यूशन कर रहा है। और अगर कोई बॉडी आपकी स्पिन कर रही है अपने ही एक्सिस के अराउंड, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक ये लट्टू है जो कि स्पिन कर रहा है, जो बेब्लेड है ये मूव कर रहा है, अगर स्पिन मोशन की बात करेगा तो इसका मतलब रोटेशन की बात कर रहा है। अब आप यहाँ पे करेक्ट जवाब देखो, उसने किसकी बात करी हुई, उसने आपसे बात करी है ऑर्बिटल मोशन की। तो ऑर्बिटल मोशन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर ऑर्बिटल मोशन का मतलब रोटेशन हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे स्पिन मोशन बोलता तो फिर, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, ऑर्बिटल मोशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशन हो जाएगा। अगर वो स्पिन मोशन यहाँ पे बोलता, अगर मैं ये ऑर्बिटल हटा के स्पिन कर दूंगा तो आंसर रोटेशन होगा, लेकिन उसने स्पिन कहा थोड़ी, उसने तो कहा बेटा ऑर्बिटल मोशन, और ऑर्बिटल मोशन के अंदर जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा। और अगर ये बोल देता ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों है तो फिर तो जवाब आपके पास बोथ ऑफ देम ही हो जाता। अब आप आइंदा से इसका आंसर मार्क कर सकोगे। एमसीक्यू 15 के बाद एमसीक्यू नंबर 16। एमसीक्यू 16 में आपसे कहा, एमसीक्यू पढ़ते हैं जरा। सवाल में आपसे कह रहा है फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डैश, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए। ये तो बड़ा आसान सा सवाल दिया, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एमसीक्यू नंबर 17 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 17 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 17 में आपसे कह रहा है फॉर अ फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस इज कंटेन इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस है आपके पास, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नाउ द प्रेशर ऑफ द गैस इज डिक्रीज, आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, व्हाट हैपेंड टू द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। बेटा प्रेशर की एक डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी लिखी थी मैंने। प्रेशर कहलाता है आपके पास, प्रेशर किस तरीके से लिखा जाएगा, प्रेशर को मैं डिफाइन करता हूँ। प्रेशर कहलाता है मेरे पास नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स between the molecules and container। अब आप आंसर तक पहुंचने की कोशिश करना जरा। प्रेशर की डेफिनेशन में बता रहा हूँ, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। अब आपसे कहा प्रेशर को ही आपने डिक्रीज कर दिया बेटा, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया अगर, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन भी डिक्रीज हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जो डेफिनेशन मैंने लिखी है वही डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई नजर आ रही है इत्तेफाक से। मैंने ऑप्शन बाद में पढ़ा है, एमसीक्यू पहले पढ़ा था, ऑप्शन बाद में पढ़ा, और सेम ऑप्शन दे रहा है जो मैंने डेफिनेशन लिखी कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर डिक्रीजेस। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद एमसीक्यू नंबर 18 है बेटा। एमसीक्यू नंबर 18 की तरफ आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू, क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक बॉडी है जिसका मास है मेरे पास 10 kg, एम दे रहा है, मूविंग एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर, हाइट का मतलब एच दे रहा है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब मुझे क्या दे रहा है, वी दे रहा है। टोटल एनर्जी निकाल के दिखाओ। देखो आपकी जो बॉडी है ये किसी हाइट पे मौजूद है, उसने बताया ना कि आपकी जो बॉडी है वो हाइट पे मौजूद है, और साथ साथ ये मूव भी कर रही है। अब अगर देखो, अगर हाइट पे है तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अगर मूव कर रही है तो एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मुझे ईमानदारी से बताओ इसके अंदर कितनी एनर्जी होंगी, तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर दो एनर्जी है, एक है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, एक है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। अब मैं अगर टोटल एनर्जी निकालना चाहूंगा तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए दोनों एनर्जी को आपस में प्लस करूंगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी दोनों को प्लस करूंगा ना, मुझे तो टोटल एनर्जी चाहिए, उसने थोड़ी कहा तो दोनों बराबर हैं, उसने कहा टोटल निकाल के दिखाओ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मास की जगह पे आ जाएगा 10, ग्रेविटी की जगह पे भी आप अगर रखना चाहो तो 10 रख सकते हो, 10 रख लेते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हाइट रखोगे तो हाइट 2 आ जाएगी, ये हो जाएगा हाफ, m की जगह पे आ जाएगा बेटा मेरे पास 10, और वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको जबानी सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। देखो 2 को 10 से करोगे 20, और 20 को 10 से करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 200, जबकि यहाँ सॉल्व करोगे अगर तो ये हो जाएगा बेटा 2 1 द 2, 2 5 द 10, ये बच जाएगा मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर होगा 4, 5 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा मेरे पास कितना, 20 आएगा, और 200 में अगर 20 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 220 जूल। अब करेक्ट करीब करीब जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, यानी 216 जूल। देखो मैंने ग्रेविटी को 10 कंसीडर किया,
अगर आप ग्रेविटी को यहाँ पे 9.8 लोगे ना, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। नहीं यकीन है तो आप करके देखना, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो ये तरीका होता है कि अगर आप राउंड ऑफ करके करीब करीब आंसर लाना चाह रहे हो, अपनी कैलकुलेशन को आसान करना चाह रहे हो, ग्रेविटी की वैल्यू 10 लो, सॉल्व करो और आंसर निकालो, और जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 216 जूल्स, करीब करीब उसके आंसर यही मैच कर रहा है। एमसीक्यू नंबर 19 पढ़ते हैं। 19 बड़ा आसान सा एमसीक्यू नजर आ रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोगों ने ये बात तो पढ़ी हुई है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड कैसी होती है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अगर मैं बना के दिखाऊं तो आप लोगों ने बनाना सीखी होगी बेटा। पॉजिटिव की जो फील्ड होती है, या बनाते हो रेडियली आउटवर्ड, यानी रेडियल फील्ड होती है, जिसको आप लिखते हो पॉइंट आउटवर्ड या रेडियली आउटवर्ड। जबकि अगर मैं नेगेटिव की फील्ड बनाऊं तो नेगेटिव की फील्ड भी आपको याद होगी, नेगेटिव की फील्ड इनवर्ट होती है। अच्छा, करेक्ट आंसर तो आपको मिल जाएगा बेटा कि इलेक्ट्रिक लाइंस की बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए बेटा आउटवर्ड होती है, रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी बाहर की तरफ। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जब भी मैं एमसीक्यू पढ़ाता हूँ लाजमी पूछता हूँ, ये इलेक्ट्रिक लाइंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो मैं आपको बताऊं, आपको हो सकता है याद भी होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस का कॉन्सेप्ट जिस साइंटिस्ट ने दिया उसका नाम आपने पढ़ा होगा, बहुत मशहूर नाम है जो मैं बार बार लेता हूँ बेटा, ये नाम है मेरे पास, कौन? फेरेडे। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस का सबसे पहले कॉन्सेप्ट जिसने दिया उसका नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, फेरेडे। एमसीक्यू नंबर 19 के बाद एमसीक्यू नंबर 20। एमसीक्यू नंबर 20 में आपसे कह रहा है द सोर्स ऑफ एक्सरे जनरेशन इज डैश। बेटा एक्सरे के लिए आप आमतौर पे हैवी मेटल्स यूज करते हो, एक्सरे जनरेशन के लिए आप हैवी मेटल यूज करते हो, जिसमें से अगर मैं आपसे बात करूं तो करेक्ट आंसर मुझे यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, कॉपर है। हैवी मेटल्स में आमतौर पर आप कॉपर यूज करते हो, या एक और मेटल है जो आमतौर पर यूज किया जाता है वो है मॉलिब्डेनम, ये भी आप मेटल यूज करते हो। तो ये आमतौर पर हैवी मेटल यूज करते हो, तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हैवी मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप और भी हैवी मेटल शामिल कर सकते हो, जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन भी आपके पास हैवी मेटल में आएगा। तो ये हैवी मेटल आप देख के खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सा हैवी मेटल आ रहा है। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 20 के बाद आगे प्रोसीड करेंगे, एमसीक्यू नंबर 21। एमसीक्यू नंबर 21 में क्या कहा? तो एम सवाल में आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। इसमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है? तो आप बोलेंगे सर ये तो वाजे नजर आ रहा है, किलो वॉट आवर नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, किलो वॉट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये कन्वर्जन भी आप पढ़ कर आए हो बेटा, 1 किलो वॉट आवर बराबर है 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल्स के। तो ये कन्वर्जन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये बात भी आपको पढ़नी है कि किसके बराबर है। एमसीक्यू नंबर 21 के बाद एमसीक्यू नंबर 22 की तरफ आएंगे। एमसीक्यू नंबर 22 में आपसे क्या कहा, विच रेडिएशन इज यूज इन स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर में आपकी कौन सी रेडिएशन यूज होती है? तो बेटा ये स्मोक डिटेक्टिंग डिवाइस होती है, ये जो आपको यूज करते हो। तो बेटा स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि कभी फायर वगैरह हो जाए, आग लग जाए तो अचानक से अलार्म बजना शुरू हो जाता है, अलार्म बजना शुरू होता है। तो आपके पास इस तरह का स्मोक डिटेक्टर होता है कि तो रूफ और छत के ऊपर इस तरह का डिटेक्टर लगा हुआ होता है कि जैसे ही कहीं से आग लगेगी, यहाँ पे कोई फायर हुई तो यहाँ से स्मोक निकला, स्मोक निकल के इस डिटेक्टर के अंदर गया, इस डिटेक्टर ने फौरन डिटेक्ट किया और उसको अलर्ट कर दिया कि भाई सायरन कर बजाओ कि फौरन कहीं पे आग लगी हुई है। इस स्मोक डिटेक्टर में बेटा जो रेडिएशन यूज होती है वो अल्फा रेडिएशन है। और जो आमतौर पे आप एलिमेंट यूज करते हो, इस एलिमेंट का नाम भी बताऊं, हमारी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो नाम लिखा हुआ है, ये एलिमेंट का नाम है, जो एलिमेंट यूज करते हो वो है एमेरिशियम, और इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है 241। ये एलिमेंट यूज करते हो। तो अब स्मोक डिटेक्टर की बात हो रही थी तो मैंने आपसे एडिशनल बात शेयर कर दी, ये मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि अल्फा इमिट करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि मेरे पास क्या इमिट करता है, अल्फा रेडियो इमिट करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि अल्फा इमिट करेगा, इसका नाम लिखा हुआ है एमरीशियम। अब देखो बेटा बात तो मैंने एक बात हमसे पीएमसी ने पूछी, एक बात मैंने आपसे इजाफी शेयर कर दी कि कौन सी चीज होगी तो क्या होगा। तो मेरे ख्याल में अब आपको इसका जवाब याद रखना है, एमसीक्यू आप बड़े आराम से फिर कर सकोगे। एमसीक्यू नंबर 22 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 23 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 23 में क्या कह रहा है आपसे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैव डैश सेकेंडरी टर्न। स्टेप अप का मतलब होता है बेटा ईएमएफ को बढ़ाना, ये स्टेप अप का मतलब ईएमएफ को बढ़ाना, आप लोगों ने पढ़ा है कि एक ईपी होता है, एक ईएस होता है, ईएस ज्यादा होता है, वैसे ही आपने पढ़ा है एनपी होता है, एनएस होता है, एनएस ज्यादा होता है, जबकि आईपी और आईएस का पढ़ा है
कि आईपी ज्यादा होता है और आईएस कम होता है। तो मैं दोबारा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा कौन किस तरीके से होता है, अगर आपको लेक्चर सुनना हो तो 14 लेक्चर दोबारा से रिवाइज कर लेना, बात आपको क्लियर हो जाएगी। इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में किसके टर्न ज्यादा है, तो मैं आपको बताऊं बेटा, करेक्ट जवाब इसका होगा इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैज डैश टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। बेटा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल के टर्न ज्यादा होंगे, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोर। एमसीक्यू नंबर 24 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 24 में आपसे कह रहा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अच्छा ये बेटा आपके साथ अब बेईमानी है, ये मैं अब आपसे क्या बोलूं, इतनी ज्यादा बेईमानी है। यंग डबल स्लिट का एमसीक्यू आपसे शामिल किया हुआ है, ये एमसीक्यू जो एमसीक्यू आपका चैप्टर नंबर 9 के अंदर शामिल है, और ये आपका टॉपिक रिड्यूस हुआ हुआ है, पीएमसी ने अपने सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि यंग डबल स्लिट या लाइट से रिलेटेड बात आएगी, तो और ना मैंने आपको पढ़ाया। अब ये आपके साथ क्यों इतनी बड़ी जाती कर रहे हैं मुझसे, बेटा मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्यों शामिल किया गया। लेकिन अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात आई है तो अब इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, समझा देता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। बेटा यंग डबल स्लिट में फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी, ये होता है आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला। अब इसमें बेटा कौन सी चीज क्या है, तो ये देख लो, ये डेल्टा एक्स जो नजर आ रहा है ये कहलाती है मेरे पास फ्रिंज स्पेसिंग, ये फ्रिंज स्पेसिंग है। अब इसमें से देखो ये डी जो नजर आ रहा है ये कहलाता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस, जबकि ये एल कहलाता है मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। इसको भी मैं लिख देता हूँ ऊपर टॉप पे करके, थोड़ा सा जगह से इसकी थोड़ी सी कम है, इसको अलग से लिख देते हैं। अब आप देखो बेटा उसने कहा कि फ्रिंज स्पेसिंग को आप क्या करना चाह रहे हो, फ्रिंजेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब आप फ्रिंजेस को दूर कैसे कर सकते हो, तो आप बोलेंगे सर अगर फ्रिंजेस को दूर करना है तो आपको या तो वेवलेंथ बढ़ाने पड़ेगी, वेवलेंथ की कोई वो बात कर नहीं रहा, वेवलेंथ की बात नहीं कर रहा। अच्छा इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, अगर आप ये डिस्टेंस बढ़ाओगे, जो डिस्टेंस नजर आ रहा है इस एल डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो आपकी फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी, और एल बढ़ाने का मतलब क्या है, बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स टू द स्क्रीन, यानी स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे तो ये फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी। तो आप करेक्ट जवाब आपको मिल गया। अच्छा हो सकता है कि अभी सैंपल टेस्ट बनाए हो, पीएमसी के पेड टेस्ट हैं, तो आपका एमसीक्यू गलती से शामिल कर दिया हो, तो हो सकता है कि एमसीक्यू गलती से शामिल हो गया आपके पीएमसी के टेस्ट में ना आए, उम्मीद तो यही है। एमसीक्यू नंबर 25 में आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 25 देख लेते हैं। इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। बेटा ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, ट्रांसफार्मर जिन चीजों पे डिपेंड करता है, अगर मैं वो आपसे बात करूं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपसे शेयर भी कर देते हैं बात, कि भाई आपका जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर बेटा या तो ईएमएफ को बढ़ाने से चेंज होगा, ईएमएफ कम ज्यादा कर सकता है, इसको चेंज कर सकते हो बेटा नंबर ऑफ टर्न से, नंबर ऑफ टर्न चेंज कर दो, नंबर ऑफ टर्न से हो जाएगा, करंट को वेरी कर सकता है, इन तीन चीजों को वो एडजस्ट कर सकता है, कम ज्यादा आप कर सकते हो। जिस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा वो चीज जरा देखो, करेक्ट आंसर पहचानना। जिस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा वो है फ्रिक्वेंसी, यानी फ्रिक्वेंसी चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी करेक्ट आंसर रिमेन अनचेंज आएगा, चाहे फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो चाहे फ्रिक्वेंसी कम कर दो, कुछ भी कर दो। सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज, सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज का मतलब है कि वो आपसे ई एस की बात कर रहा है, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज का मतलब ई एस यानी सेकेंडरी ईएमएफ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब रिमेन्स अनचेंज रहेगा। एमसीक्यू नंबर 26 में आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 26 देख लेते हैं। एमसीक्यू में आपसे कहा वेव नेचर ऑफ लाइट इज प्रूव बाय, वेव नेचर ऑफ लाइट को किसने प्रूव किया है, तो बेटा वेव नेचर ऑफ लाइट को जिस, पहले मैं साइंटिस्ट का नाम बताऊं, वेव नेचर ऑफ लाइट को जिसने प्रूव किया है उसका नाम है थॉमस यंग। और ये बात मैंने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाई है, एमकेट के स्टूडेंट ने तो चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ा, थॉमस यंग के मैंने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है कि बेटा लाइट नेचर को जिस चीज से प्रूव किया गया, वेव नेचर ऑफ लाइट को जिस चीज से प्रूव किया गया वो है पोलराइजेशन, और जिस साइंटिस्ट ने किया वो भी मैंने आपसे नाम शेयर किया, कि जिस साइंटिस्ट ने नाम शेयर मतलब जिस चीज के ऊपर वर्क किया वो थॉमस यंग है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 26 के बाद 27 के ऊपर आते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज डैश। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी ये सन, ये है मेरे पास अर्थ, अर्थ से लेकर अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रही है, ये अर्थ रोटेट कर रही है, यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो बेटा इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है
वो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। शॉर्टेस्ट पाथ इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा और ये रेडियस के बराबर होगा। भाई दोनों के दरमियान रेडियस है ना, क्योंकि अर्थ सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, और अगर ये अर्थ सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ, और ये शॉर्टेस्ट पाथ रेडियस होगा। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 28 पर आते हैं। 28 में आपसे क्या कह रहा है? 28 में कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डैश। तो बेटा वेलोसिटी है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एमसीक्यू नंबर 29 देखते हैं। 29 में क्या कह रहा है? 29 में उसने कहा इफ अ रोटेटिंग बॉडी इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब इस तरीके से, ये आपकी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करके जा रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज। याद है राइट हैंड रूल मैंने आपको पढ़ना सिखाया था कि आप अपने हाथ को पहले वाले पॉइंट पर रखो, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, अपने हाथ को 1 पे रखो और 1 पे सीधा हाथ रख के, सीधा हाथ रखोगे, बंद करोगे, और अपने हाथ को अगर आप बंद करोगे, बंद करने के बाद जो थंब की डायरेक्शन आएगी, वो थंब की डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ। अच्छा, बाहर की तरफ आएगी। अब ये किस तरफ बाहर की तरफ आ रही है, तो ये बात भी मैं थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बाहर की तरफ आने का मतलब क्या बेटा, ये जो अगर आप स्क्रीन पे देखो, आप देखोगे कि स्क्रीन से ये बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप अज्यूम करोगे ये बाहर की तरफ अगर आ रहा है, तो इसका रेडियस से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। लेट सपोज अगर ये इसका रेडियस है, और यहाँ से इस पॉइंट पे आप एक काम करो, अगर यहाँ पे अपना पेन रखो, इस जो पॉइंट नजर आ रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर आप पेन रखोगे अपना, तो ये पेन स्क्रीन से ऐसा लगेगा जैसे बाहर की तरफ आ रहा है। जब इस पेन को यहाँ पे रखोगे तो पेन इस रेडियस के साथ जो एंगल बनाएगा, वो एंगल कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। इससे आसानी से मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा ही मुश्किल होती है। अगर आपको कोई हाथ अपना यूज करना हो, बताना हो समझाने के लिए, तो समझाने में डिफिकल्टी होती है। तो मैं समझा नहीं पा रहा इतने अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा आपको अब अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि आपका जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी रेडियस और लीनियर वेलोसिटी दोनों से। अच्छा, चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करे या फिर क्लॉकवाइज मूव करे, कैसे भी मूव करे, दोनों सूरतों के अंदर जो आपकी डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो। तो एमसीक्यू नंबर 29 समझाया। 29 के बाद आते हैं 30 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 30 में कहा आपसे टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 15 न्यूटन, दो फोर्सेज है मेरे पास, आर वर्किंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। दो फोर्सेज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। एक है मेरे पास 5 न्यूटन, एक है मेरे पास 15 न्यूटन। अब आपसे कहा कि डिस्प्लेस कर रहा है 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द नेट फोर्स। आप एक काम करोगे बेटा, आप ये काम करोगे, इन फोर्सेस का सम निकालोगे। फोर्सेस का सम मतलब इसकी नेट फोर्स जो आ रही है, देखो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दोगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों को जब माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन, यानी नेट फोर्स का जो आंसर आ रहा है वो 10 न्यूटन आ रहा है। अब आपको वर्क निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे आ जाएगा 10, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरे पास 5। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना जूल हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे पास 50 जूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसके साथ माइनस साइन नहीं आएगा, वर्क के साथ माइनस साइन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वर्क स्केलर है। ऐसी गलती नहीं करना बेटा, वर्क क्योंकि स्केलर है तो इसके साथ कभी भी माइनस साइन नहीं आएगा। तो आपने ना बिल्कुल सही कि न्यूमेरिकल वाले जो एमसीक्यू नजर आ रहे हैं, न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यू काफी आसान नजर आ रहे हैं, और इतने ही आसान मुझे उम्मीद है कि आसान एमसीक्यू आएंगे। आप लोग बस तैयारी करते रहो, इंशाल्लाह टेस्ट आपका अच्छा ही होगा। एमसीक्यू नंबर 30 के बाद एमसीक्यू नंबर 31। 31 में आपसे क्या कहा? सवाल में कहा द फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्किल एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। इतना आसान एमसीक्यू कि भाई अगर आपकी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो एक फोर्स एक्ट होती है जो सेंटर की तरफ होती है, जिसका नाम आप लोगों ने पढ़ा है, जिसको आप क्या बोलते हो? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। एमसीक्यू नंबर 32 में अगर आप देखो, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज फॉर्म्ड इज डैश। कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है वो 3D इमेज होती है। जबकि अगर मैं बात करूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इमेज की, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आप देखोगे, इसकी इमेज की बात करूं तो इसमें इमेज आप जो बनाते हो वो 2D बनाते हो, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनाते हो वो 3D बनाते हो। एमसीक्यू नंबर 33 की बात करते हैं। बीट्स कैन बी यूज टू डैश। तो बेटा बीट्स किस लिए यूज करते हो? बीट्स का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो बीट्स का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा,
डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसीज को, दो फ्रिक्वेंसी को आप अगर माइनस करो तो जो आंसर आता है वो बीट्स कहलाती है। मतलब लेट सपोज मेरे पास एक फ्रिक्वेंसी है 256, एक फ्रिक्वेंसी है 252, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 4, यानी जो बीट्स की तादाद होगी, जो बीट्स की तादाद होगी वो 4 होगी। तो यानी बीट्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड फ्रिक्वेंसी मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 33 के बाद एमसीक्यू नंबर 34। 34 एक्सपेरिमेंट क्या है, आपसे क्या कह रहा है? चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनचार्ज बॉडी बाय डैश। बेटा चार्ज बॉडी अगर अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो इस चीज को क्या बोलते हो? तो इस चीज का करेक्ट आंसर पहले मैं बताऊंगा, फिर इसका लॉजिकल रीजन समझाऊंगा है क्या। बेटा इस चीज को आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कैसे, इस बात को जरा देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्फीयर, इस स्फीयर को मैंने एक इंसुलेटर पे प्लेस किया, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये भी अनचार्ज है। अभी जो नजर आ रहा है आपको, ये इस वक्त आपको अनचार्ज नजर आ रहा है। मैं यहाँ से एक रॉड लेकर आया जो नेगेटिवली चार्ज है, एक रॉड लाके मैंने इसके करीब लाके रखी, एक रॉड सही नहीं बनी, दोबारा बनाऊं। एक रॉड लेकर आया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो स्फीयर नजर आ रहा है बेटा, इस स्फीयर को जब आप नेगेटिव चार्ज के करीब लेकर आए तो पॉजिटिव चार्ज इसके करीब आ जाएंगे, इस तरफ एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, जबकि दूसरी जो साइड नजर आ रही है इस तरफ अब ये नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। मतलब इस स्फीयर पे इस रॉड की वजह से चार्ज आ गए, क्योंकि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद होंगे, जाहिर सी बात है। नहीं ये स्फीयर है, स्फीयर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए वहां चार्ज आ गया नेगेटिव, और उसकी अपोजिट चार्ज पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। बेटा इस तरह की इंडक्शन को आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 35 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 35 में आपसे क्या कहा? एमसीक्यू नंबर 35 में आपसे कह रहा है द बेसिक पर्पस ऑफ द फिल्टर इज टू। अच्छा ये ऑप्शन भी मैं अगर आपको बताऊं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। मैंने रिपल्स के बारे में आपको नहीं बताया, मैंने आपसे कहा है ना कि मैं आपसे रिपल फैक्टर टेस्ट नंबर 2 में शेयर करूंगा। तो अभी इस बात को मैं फिर होल्ड करूँ कि रिपल फैक्टर क्या है, इसको लाजमी मैं समझाऊंगा टेस्ट नंबर 2 में। एमसीक्यू नंबर 35 के बाद एमसीक्यू नंबर 36 पर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 36 में आपसे कहा इन अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के अंदर वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। तो मैं आपको इसकी डायग्राम से बात समझाऊंगा सिंपल पेंडुलम क्या है। ये आपके पास पेंडुलम, पेंडुलम के फोर्सेस के दो कंपोनेंट आप करते हो, एक कहलाता है आपके पास एम जी कॉस थीटा, और एक कहलाता है आपके पास एम जी साइन थीटा। ये दो फोर्सेस होती हैं। इसमें से जो टेंशन नजर आ रही है बेटा, तो टेंशन अगर कंपोनेंट देखोगे तो टेंशन वाला कंपोनेंट ये होता है, ये टेंशन का कंपोनेंट है जो बराबर होता है किसके? एम जी कॉस थीटा के। टेंशन कंपोनेंट बेटा एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है, और ये टेंशन कोई वर्क नहीं करा रहा, टेंशन जो है वो कोई वर्क नहीं करा रहा, यानी जो वर्क करा रहा है वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि टेंशन थोड़ी बॉडी को मूव करा रहा है। पेंडुलम को जो लेफ्ट और राइट पे जो मूव कराएगा वो कोई और नहीं बल्कि वो कौन है? एम जी साइन थीटा। ये समझने वाली बात है, जो फोर्स इसको मूव करा रही है वो कोई और नहीं बल्कि कौन है? एम जी साइन थीटा। जबकि टेंशन तो बैलेंस हो गया ना, टेंशन थोड़ी उसको मूव करा रहा है, टेंशन की वजह से जो आपका वर्क है वो वर्क डन जीरो हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 37, विच मेटल इज यूज टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के लिए आप मतलब कौन से मेटल आप यूज करते हो डिटेक्ट? तो बेटा रेडियो एक्टिविटी के लिए डिटेक्ट करने के लिए आप हैवी मेटल्स का इस्तेमाल करते हो। रेडियो आमतौर पे रेडियो एक्टिविटी के लिए मैंने कहा ना हैवी मेटल्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये बात आपको पता होगी। एमसीक्यू नंबर 37 के बाद 38। 38 में आपसे क्या बोल रहा है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन। याद है पेयर प्रोडक्शन क्या होता था? कि आपके पास एक फोटोन मूव करता हुआ आ रहा है, इस फोटोन को अगर आपने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपको दो चीजें मिलती थी, एक पॉजिट्रॉन होता था, एक इलेक्ट्रॉन होता था। इस चीज को आप पेयर प्रोडक्शन बोलते थे। और पेयर प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम से कम कितनी चाहिए होती? 1.02, और आगे हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 39, विच ऑफ दिस कांस्टेंट इन आइसोकोरिक प्रोसेस। बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर चेंज इन वॉल्यूम आपके पास जीरो होता है, और वॉल्यूम जीरो होता है तो कोई वर्क डन नहीं होता। और वर्क डन ना होने का मतलब यानी वर्क डन हो ही नहीं रहा, तो वर्क डन आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जो चीज चेंज नहीं होगी वो आपके पास हो जाएगी वर्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर, अच्छा ये आसान आसान से एमसीक्यू आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं हम। एमसीक्यू नंबर 39 के बाद 40 एमसीक्यू समझ में आ रहा है कि 40 एमसीक्यू में क्या कह रहा है? एमसीक्यू नंबर 40 में आपसे क्या कह रहा है? एमसीक्यू नंबर 40 देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 40 में आपसे कहा अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम
V1 to V2, आपकी जो गैस है वो V1 से V2 तक एक्सपेंड कर रही है, और आपसे बोल रहा है क्या बता दीजिए, वर्क डन बता दीजिए। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों वॉल्यूम को आपस में माइनस करोगे, यानी ये बन जाएगा V2 माइनस V1। तो वर्क डन का ये फॉर्मूला बन रहा है, तो करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी P मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस V1। एमसीक्यू नंबर 41, बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू। एमसीक्यू देखते हैं क्या है मेरे पास। एमसीक्यू में आपसे कहा था पेंडुलम ऑफ अ सर्टेन पेंडुलम क्लॉक इज मेड ऑफ ब्रास, एक पेंडुलम है जो ब्रास का बना हुआ है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ये मिसाल जरा समझिएगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक पेंडुलम, ओके ये मैंने पेंडुलम बना के दिखा दिया, पेंडुलम बनाया। अब चलो पेंडुलम, अच्छा क्लॉक का पेंडुलम है, तो क्लॉक का पेंडुलम थोड़ा सा और डिफरेंट होता है, मैं इसको इस तरीके से बनाया, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये मेरे पास एक पेंडुलम है, ये मेरे पास एक पूरा पेंडुलम नजर आ रहा है, ये क्लॉक का पेंडुलम जो नीचे मूव कर रहा होता है, ये है मेरे पास। मैंने इसको हीट किया बेटा, हीट करने से क्या होगा, आप बोलेंगे सर जब आप इसको हीट करेंगे तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। अगर आप इसको हीट करेंगे, बिल्कुल सही कहा, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करने के बाद इसका साइज वही रहेगा या इंक्रीज हो जाएगा। तो आप जवाब देंगे सर अब इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। मैंने बना के दिखाया दोबारा। अब ये क्लॉक जो पेंडुलम था, इसका साइज आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अब इंक्रीज होने से इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, जरा इस बात को देखते हैं। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला है। आपने अगर इसको हीट किया, हीट करने की वजह से लेंथ बढ़ी। अब लेंथ बढ़ गई तो लेंथ बढ़ने का मतलब कौन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंतहा से ज्यादा लॉजिकल सवाल कि अगर आप किसी पेंडुलम को हीट करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, एक्सपेंशन होगी, और लेंथ बढ़ने की वजह से उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 41 के बाद एमसीक्यू नंबर 42। 42 में आपसे क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट व्हेन अ स्टेटमेंट वेव, अच्छा स्टेटमेंट नहीं होगा, ये स्टेशनरी होगा। व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज सेट अप, सवाल में आपसे क्या कह रहा है, सवाल देखते हैं। सवाल में आपसे कहा बेटा, व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज सेट अप ऑन अ स्ट्रिंग ऑन अ फिक्स्ड स्ट्रिंग एट बोथ एंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। बेटा पहले तो देखो फॉर्मूले तो आपको मैच करते हुए नजर नहीं आ रहे। लैम्डा का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 2l अपॉन n, यानी लेंथ को आप 2 से भी मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पे जबकि सिर्फ बोला है लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नोड्स, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर होता है NF1। तो करेक्ट जवाब जो मुझे यहाँ पे एकदम से फौरन नजर आ गया, वो ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है। ये फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी बराबर है नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यकीनन आप तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू NF1। तो करेक्ट आंसर मुझे मिल गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 43 के ऊपर आते हैं। 43 में आपसे क्या कह रहा है, इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द कॉन्सिक्यूटिव एंटी नोड इज डैश। तो ये वेव आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा हुआ है, तो आपको बातें याद होंगी। बेटा याद है, ये जो पूरा डिस्टेंस होता है, ये पूरा डिस्टेंस आपके पास कहलाता है लैम्डा, ये आपने पढ़ा है। फिर आपको मैंने पढ़ाया है नोड और नोड के दरमियान अगर डिस्टेंस लोगे, ये रहा नोड, ये रहा नोड, इसके दरमियान अगर डिस्टेंस लोगे, ये डिस्टेंस होगा मेरे पास लैम्डा/2। लेकिन अगर डिस्टेंस लोगे नोड और एंटी नोड के दरमियान, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना कहलाता है। तो आप यकीनन मुझे जवाब दोगे सर ये अगर डिस्टेंस आप लेंगे तो ये कहलाता है लैम्डा/4, जो मैं आपको पढ़ा कर आया हूँ। यानी नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस आपके पास लैम्डा/4 होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी अ क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ। एमसीक्यू नंबर 44। चलो अब एमसीक्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ तो कम हो रहे हैं एमसीक्यू। 44 में आपसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ एनी रिक्वायर्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हीट, सबसे ज्यादा हीट किसको रिक्वायर्ड होगी। तो बेटा हीट का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, तो हीट का फॉर्मूला है मेरे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम डेल्टा टी, ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। दोनों के मास और टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करके देख लो। ऑप्शन ए में मल्टीप्लाई करोगे तो मास है 1.5, टेम्परेचर है 7, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 10.5, यानी ए ऑप्शन में 10.5 जूल्स एनर्जी चाहिए। हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपने निकाल ली मास और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करके। बी पार्ट में अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो इसका आंसर भी आएगा मेरे पास कितना, 10.5 आएगा। सी ऑप्शन में रखोगे तो सी ऑप्शन में भी आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 21, 21 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा मेरे पास कितना, 10.5। यानी तीनों के आंसर सही है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज द सेम इन ईच ऑफ द थ्री प्रीवियस केसेस।
एमसीक्यू नंबर 45 की तरफ आते हैं। 45 एमसीक्यू में क्या कह रहा है? एमसीक्यू में कह रहा है 1 आरपीएम इज इक्वल टू डैश रेडियन पर सेकेंड। तो मैं आपको आरपीएम का मतलब बताऊं, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है आरपीएम, आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट, और रेवोल्यूशन पर मिनट को आप ऐसे भी लिख सकते हो रेवोल्यूशन पर मिनट। अब इसको कन्वर्ट करना है बेटा, एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? तो आप जवाब देंगे सर एक रेवोल्यूशन में जो रेडियन होते हैं वो होते हैं 2 पाई। मिनट में कितने होते हैं? तो मिनट में आपके पास होंगे बेटा 60, ऊपर हो जाएगा 2 पाई, रेवोल्यूशन में 2 पाई आ गया, मिनट में होंगे 60 तो नीचे 60 आ गया। अब पेपर में तो एमसीक्यू में सॉल्व करने का टाइम नहीं होगा, मैं इसको राउंड ऑफ करके आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। 2 को 3.142 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, तो जो आंसर आएगा वो तकरीबन आएगा 0.1049, तकरीबन ये आंसर आएगा। तो राउंड ऑफ करोगे तो ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा, यानी 0.105। तो ये तो अब याद कर लो कि 1 आरपीएम कितने रेडियन पर सेकंड के बराबर है, इसको याद ही कर लो तो ज्यादा बेहतर है। 1 आरपीएम बराबर है 0.105 रेडियन पर सेकंड के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर आगे देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 46 क्या कह रहा है? इंटरफेरेंस ऑफ ग्रीन फोटोन टू रेड फोटोन। बेटा एक ग्रीन है और एक रेड है, इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है। मैं अगर इंटरफेरेंस की कंडीशन आपको जल्दी से बताऊं, इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, और साथ मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक एक कलर की, यानी एक ग्रीन है और एक रेड है, इसका मतलब ये आपस में इंटरफेरेंस करेंगे ही नहीं। इंटरफेरेंस के लिए मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा नो इफेक्ट, तो ये दोनों के दरमियान कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सेम एमसीक्यू अब इस टाइम, सॉरी डिफरेंट एमसीक्यू 47 क्या बोल रहा है आपसे? इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 15 मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डी दे रहा है, टाइम 10 सेकंड का मतलब टी दे रहा है, वेलोसिटी मांग रहे हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 15, टाइम है 10, डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो काफी आसान एमसीक्यू आ रहे हैं कैलकुलेशन वाले, तो आप कर सकते हो मेरे ख्याल में पेपर में। मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज डैश। तो आपने कंडीशन पढ़ी हुई है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अगर एंगल कितना डिग्री हो? 0 डिग्री हो। मिनिमम होता है अगर मैं आपको बताऊं, मिनिमम कहलाता है अगर एंगल हो मेरे पास कितना डिग्री? 90 डिग्री। और यही आपके पास नेगेटिव कहलाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर एंगल हो आपके पास कितना डिग्री? 180 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 48 के बाद 49, एमसीक्यू 49 में आपसे क्या बोल रहा है? 10 कंप्लीट वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 2 सेकेंड। 10 वेव्स पास हो रही है 2 सेकेंड में। याद है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू, सॉरी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूँ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वाइब्रेशन अपॉन टाइम, ये मेरे पास फॉर्मूला है। लेकिन एक बात पे गौर करूं, उसने वाइब्रेशन की बात नहीं करी, उसने वेव्स की बात करी। इसको वाइब्रेशन ही अज्यूम करोगे, यानी वाइब्रेशन की जगह पे आ जाएगा 10। वाइब्रेशन बोले या वेव्स बोले एक ही बात कंसीडर करोगे, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा मेरे पास वेव्स और टाइम में नीचे आ जाएगा मेरे पास 2। दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 5 आ जाएगा, यानी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई 5, जबकि आपसे मांग रहा है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बेटा एफ की जगह पे रखोगे 5, लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा कहलाता है वेवलेंथ, लैम्डा दे रहा है मुझे 20, तो 5 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास 5 टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर सेंटीमीटर में 100 वाला मैच ही नहीं कर रहा, और सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड किससे करते हो? 100 से करते हो, तो आंसर जो मैच होगा वो कौन सा है? 1 मीटर पर सेकेंड, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा ख्याल करना, हो सकता है आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड वाला हो, और हो सकता है आंसर कौन सा हो? मीटर पर सेकेंड वाला। तो एमसीक्यू बड़ा इंटरेस्टिंग था, सॉल्व आसान था, ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान आ रही है। एमसीक्यू नंबर 50 देखेंगे। अच्छा एमसीक्यू इतना बड़ा है कि आप एमसीक्यू पहले खुद पढ़ लो, फिर मैं आपको इसकी लॉजिक समझाऊंगा, इसकी लॉजिक है क्या। अब ये एमसीक्यू जो आप देख रहे हैं बेटा, इस एमसीक्यू में ये इतना बड़ा एमसीक्यू है जो आपके सामने नजर आ रहा है। इस एमसीक्यू को समझाने के लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल का। ये इंतहा से ज्यादा एक बड़ा टॉपिक है जो मुझे आपको पूरा समझाना पड़ेगा। चाहो तो आप टॉपिक ना समझना चाहो तो एमसीक्यू को स्किप कर दो, लेक्चर चलता रहेगा, आप हैंड फ्री निकाल के रख दो, नहीं समझो। लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी बात आपको आसान तरीके से समझाने की। देखते हैं जरा आप एमसीक्यू में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो आपके पास दो मीडियम है, लेट्स सपोज ये मेरे पास, आपके पास
एयर है और ये मेरे पास एक तरफ वाटर है, दो मीडियम। आपके पास लाइट गई, लाइट इस तरीके से पास हुई, टकरा के इस तरीके से बेंड हो गई। लेट सपोज ये मेरे पास लाइट गई, टकरा के बेंड हो गई, दो मीडियम मेरे पास नजर आ रहे थे, लाइट गई, टकरा के बेंड हो गई। अच्छा, ये मैंने, अच्छा ये जो इस वक्त एंगल बन रहा है, ये एंगल कुछ ना कुछ बन रहा होगा। ये एंगल अगर मैं बना के दिखाऊं, ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैंने लिख दिया किससे, थीटा से लिख के दिखा दिया। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने मिस्टेक कर दी, ऊपर एयर होना चाहिए, नीचे वाटर होना चाहिए, इसको सही कर देते हैं। डेंसर मीडियम ऊपर आता है, वाटर और एयर, ये एंगल बन रहा है। मैंने फिर दोबारा बेटा, ये मैंने दोबारा मीडियम बनाना चाहा, मैं मीडियम दोबारा बना के दिखाऊं, मैंने मीडियम को ड्रॉ किया, अब फिर दोबारा मैंने इसको स्ट्राइक कराया। इस दफा जब आपकी रे आई, तो ये रे टकराने के बाद इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल हो गई। इस वक्त जो एंगल बनेगा, ये एंगल कहलाता है मेरे पास क्रिटिकल एंगल। यानी आपकी रे बिल्कुल पैरेलल हो जाए, यानी परपेंडिकुलर हो जाए, तो ये जो रे कहलाए, ये जो एंगल कहलाएगा वो मेरे पास क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। और अगर आप रे को स्ट्राइक करो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, यानी यही रे आपने इसको फिर दोबारा स्ट्राइक कराया, अब जब स्ट्राइक कराया तो ये रे टकरा के यहाँ से वापसी आ गई। बेटा इस वक्त जो एंगल बना वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। यानी अगर आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, तो उस वो जो रे कहलाती, वो जो रिफ्लेक्शन कहलाती है, इसका नाम आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, ये मैट्रिक क्लास का टॉपिक है, ये कहलाता है मेरे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी आप एंगल को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, देखो एंगल कम था तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट निकल गया, वाटर में पास हो गया। एंगल आपने थोड़ा सा और बढ़ाया, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया, ये जो एंगल कहला रहा है, ये एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल। और अगर आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो रे टकरा के वापसी आ जाती है। अब इतनी बड़े एमसीक्यू में अगर मेन बात को मैं हाईलाइट करूँ ना, जो आपके काम की बात है, वो ये देखो, एंगल क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, एंगल बढ़ गया, एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया, तो आप बोलेंगे सर एंगल बढ़ गया तो इसका मतलब लाइट टकरा के वापसी आ जाएगी, लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द लिक्विड, लाइट टकरा के यहाँ से वापसी आ जाएगी। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। तो अब ये इतने बड़े सवाल में सिर्फ ये दो बात इंपॉर्टेंट है जो मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई है, कि अगर आपका एंगल ज्यादा हो क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट टकरा के वापसी आ जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये एमसीक्यू मुश्किल मेरे ख्याल से लास्ट ही एमसीक्यू था, आगे के एमसीक्यू मेरे ख्याल में आसान है। एमसीक्यू नंबर 51, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब स्मॉल आर निकाल के दिखा दो। अब स्मॉल आर कैसे निकालोगे जरा देख लेते हैं, उसने आपको क्या क्या गिवन किया हुआ है। ई दे रहा है ईएमएफ वोल्टेज, ऐसे करेक्शन है, ये वोल्टेज दे रहा है वी, आई दे रहा है स्मॉल आर मांग रहा है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, यहाँ से स्मॉल आर निकाल के दिखाना है। तो ई की जगह पे आ जाएगा 10, वी की जगह पे आ जाएगा 9, आई चाहिए, आई की जगह पे आ जाएगा 1, और आर आपको निकाल के दिखाना है। तो मैंने ये आर बना के दिखाया, 10 को वहां लाके माइनस कर दोगे, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 आर, 1 को आर से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 1 आर आर ही होगा, और 10 में से 9 को माइनस करोगे तो 1 बचेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है, 1 ओम। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 52, अच्छा ये बेटा पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 का, जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया। चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक है मैक्सिमम पावर पॉइंट बता रहा है। मैक्सिमम पावर पॉइंट पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर टॉपिक है, ये मैंने खुद पढ़ा था, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मैक्सिमम पावर पॉइंट का फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला अगर आपको बताऊं, पी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 आर, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, तो बुक में ड्राइव हुआ हुआ है, ड्राइव करने जाओगे तो आपके लिए बात फजूल में लंबी होगी कि मैं ड्राइव करके आपको बताऊं कि ये ऐसे आया। अगर आप पढ़ना चाहो तो पंजाब बोर्ड में जाओगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर निकालोगे, चैप्टर नंबर 13 तो शायद नहीं है, पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर जाना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें सबसे लास्ट टॉपिक है, पंजाब बोर्ड की बुक में सबसे लास्ट टॉपिक है मैक्सिमम पावर पॉइंट का। ये टॉपिक आप पढ़ लेना कि फॉर्मूला कैसे आया, तो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 52 के बाद 53, अब एमसीक्यू मेरे ख्याल से सिर्फ 4 एमसीक्यू रहेगा, फिर क्लास एंड की तरफ जाएगी। एमसीक्यू नंबर 53 में आपसे कहा टोटल मास ऑफ प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्राइटियम का मास 3 हाइड्रोजन से कितना ज्यादा होगा। देखो 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर क्या क्या होता है। अच्छा आंसर शायद मैं शेयर करना भूल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है, ई स्क्वायर अपॉन 4 आर, करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ई स्क्वायर अपॉन 4 आर। वापसी आते हैं एमसीक्यू की तरफ, 53 की तरफ, क्या कहा, टोटल मास ऑफ प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्राइटियम इस डैश, यानी कितना ज्यादा होगा, इस डैश मोर देन हाइड्रोजन एटम,
बेटा प्रोटियम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम के अंदर क्या होगा सर, एक प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। ट्राइटियम के अंदर क्या होगा सर, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, 3 हाइड्रोजन अगर मेरे पास है, 3 हाइड्रोजन है, H11 H11 H11, पहले वाले में क्या होगा सर, हाइड्रोजन अगर 3 है तो आप बोलेंगे सर प्रोटॉन तो एक होगा, एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। इसके अंदर भी क्या होगा, एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, और इसके अंदर भी क्या होगा, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर इसमें न्यूट्रॉन एक ये आ रहा है, 1 न्यूट्रॉन ये ज्यादा आ रहा है, एक ये आ रहा है 2 न्यूट्रॉन। टोटल कितने न्यूट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 न्यूट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं। देखो यहाँ एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, 0 0 0, जबकि यहाँ पे इधर तो 0 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया। तो टोटल न्यूट्रॉन जो ज्यादा आ रहे हैं मेरे पास वो कितने हैं, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा 3, यानी 3 न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 53 के बाद एमसीक्यू नंबर 54, लास्ट के 3 एमसीक्यूज। अ फुल वेव रेक्टिफायर इज ऑपरेटिंग 50 हर्ट्ज मीन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डैश। अच्छा, इसकी लॉजिक समझनी है, लॉजिक बड़ी इंपॉर्टेंट। देखो अगर एसी करंट है, रेक्टिफिकेशन का मैंने मतलब बताया ना, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा। ओके, आपका जो रेक्टिफायर है बेटा ये ऑपरेट हो रहा है 50 हर्ट्ज, यानी इसकी 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, ये जो नजर आ रहा है 50 हर्ट्ज। अच्छा, ये अगर एसी करंट डीसी में कन्वर्ट होगा तो डीसी के अंदर दो वेव्स बनाएगा इस तरीके से। डीसी के अंदर क्या होगा, डीसी अगर फुल रेक्टिफिकेशन होगी तो डीसी के अंदर ये वेव डबल हो जाएगी, यानी 50, यानी ये वेव कंप्लीट, जो ऊपर वाले केस में वेव कंप्लीट हो रही है, एक क्रैश बनता है, एक ड्रॉप बनता है, ये पूरी एक वेव कंप्लीट होगी। यानी अगर इसकी 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है तो ये 2 दफा कंप्लीट कर रहा है। 2 दफा कंप्लीट करने का मतलब, देखो ऊपर वाले केस में सिर्फ एक वेव कंप्लीट हो रही है, मैं लिख के दिखाऊं, एक वेव कंप्लीट हो रही है, जबकि यहाँ पे कितनी वेव कंप्लीट हो रही है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 वेव कंप्लीट हो रही है। यानी ये ऊपर वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है, ये ऊपर वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है, 2 वेव कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी डबल होगी। यानी अगर इस तरह की फ्रिक्वेंसी निकालने को कहा जाए, फ्रिक्वेंसी डबल हो जाएगी। और डबल होने का मतलब क्या है, 50 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 100 हर्ट्ज, यानी कोई भी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी वो उसकी डबल आएगी। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 हर्ट्ज। जबकि एमसीक्यू नंबर 55 नजर आ रहा है, लेंस लॉ रेफर्स टू डैश। बेटा लेंस लॉ जो है इंड्यूस करंट, इंड्यूस पोटेंशियल, मोशनल ईएमएफ, क्योंकि लेंस लॉ में आप याद है ना, मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप मूव कराते हो, एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर आप चेंज करते हो, और ईएमएफ आता है, फैराडेस लॉ कहलाता है। तो लेंस लॉ जो रिलेटेड है बेटा तीनों चीजों से रिलेटेड है, और तीनों चीजों से रिलेटेड होने का मतलब आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। जबकि लास्ट एमसीक्यू आपसे बोल रहा है, द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्टॉप बाय हैवी मेटालिक टारगेट इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब गिव्स राइज टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। अच्छा मिस्टेक है, इसको रे कर दें। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी एक्स रे। ये बात आपने पढ़ी होगी ना कि एक इलेक्ट्रॉन गुजरता हुआ जा रहा था, ये न्यूक्लियस है मेरे पास, यहाँ से एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जा रहा था। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचता है, जो इलेक्ट्रॉन फास्ट था ये इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाता था, और ये रेडिएशन इमिट करता था। और ये जो रेडिएशन होती है बेटा, ये रेडिएशन कहलाती है आपके पास कौन, एक्सरे कहलाती हैं। तो टेस्ट नंबर 1 सॉल्व किया, काफी ज्यादा टाइम इस टेस्ट में आपके लिए लगा है सॉल्व करने में, लेकिन यहाँ पहुंच के टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ और आपको बहुत सारी चीजें सीखने का लाजमी मौका मिला है।